गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसा रहा टेस्ट? मैथ में अटेम्प्ट हुआ? कैसा था मैथ क्वेश्चन? मैं कुछ ऑप्शन जान के कंफ्यूज करने लग दिया था। मैथ अच्छा गया? वाह, अच्छा लगा सुन के। कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए क्लास नोट कर दे दिया ताकि तुम लोग रिवाइज करते हो कि नहीं पता चले। कुछ ऐसे वर्कशीट दे दिया, कुछ अलग जगह से मिक्स करके दिया था। ठीक है, एनीवे हम लोग लास्ट क्लास तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़े थे, है ना? तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और 4 प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का भी देखे थे। एक प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्वियस है, लेकिन हम उसमें बताए नहीं थे। ये वैल्यू जो है माइनस मॉड एक्स होता है यदि एक्स जो है वो इंटीजर से बिलोंग करे, और ये होता है ये इंटीजर से जब बिलोंग नहीं करता है। और इसी पर जो है सो ब्रैकेट एक्स और ब्रैकेट माइनस एक्स, इसका है सो सम, और इसका जो डिफरेंस, ये 2 प्रॉपर्टी बताया था, है ना? लेकिन जो है सो वो कैसे पहुंचते हैं उन पे, या तो तुम उनसे भी फाइंड कर सकते हो, या फिर एक अलग से उसमें ऐसे जोड़ लो जहाँ प्रॉपर्टीज लिखे हो, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जहाँ प्रॉपर्टीज लिखे हो उसमें एक ये प्रॉपर्टी जोड़ लो, क्योंकि जो सम और डिफरेंस है वो वैल्यू में बताया था जो कैसे होता है, मतलब क्या क्या वैल्यू है, पर एक्चुअली, है ना, इससे वो आता है। और ये तो तुम समझ ही गए होगे, है ना, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल में नंबर लाइन पर डिस्कस किए थे कि अगर निगेटिव साइड में कोई सा भी नंबर होता है तो यदि वो इंटीजर होता है तो उसका माइनस वही होता है ना, माइनस ऑफ दैट इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है, और नहीं तो उसका लेफ्ट साइड पे पहुंचता है। लेफ्ट साइड का क्या मतलब, उसमें एक और माइनस कर देंगे। ठीक है, आज एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 25, सॉल्व इसमें जो कॉम्बिनेशन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो x का जो है मतलब वैल्यू जो है ना वो क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो है एक बात मैं बताया था तुम्हें, कोई भी जो रियल नंबर होता है उसको सम ऑफ इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में लिख सकते हैं, बताए थे लास्ट क्लास में। और उसमें यह भी बताए थे कि जो इंटीजर पार्ट है उसको जनरली क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में लिखते हैं। तो वी नो दैट x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ये शायद बताए होंगे इसमें, है ना? तो देखो हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है, और x यहाँ पर दिया हुआ है, हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ जहां यहाँ x है वहां पे हम ये लिख सकते हैं, therefore तो ये कैसा हो जाएगा, 4 ब्रेस ऑफ ये हम ब्रैकेट x प्लस ब्रेस x
प्लस ब्रैकेट x ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रेस x इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x, या फिर ब्रेस x इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x बाय 3। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, हमें इसका इन दोनों के बीच रिलेशन तो निकल गया। अब ये बताओ, कोई भी इसका जो रेंज क्या होता है, ब्रेस एक्स का रेंज हम बताए ना, बताओ, 0 से 1, 0 पर लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, x लेस देन 1, सॉरी ये, सो वी ऑल्सो नो, है ना, x के लिए हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो है सो रेंज देखेंगे कहां से कहां तक होता है। अब देखो 1 से, और इसको मान लेते हैं 2 से, तो फ्रॉम 1 and 2 हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, कि नहीं, तो 2 ब्रैकेट x बाय 3 लेस देन 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू, सब तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, 0 से और 3/2 का मतलब 1.5 है ना, तो जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन सेट होगा कि ये जो है या तो 0 हो क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, और या नहीं तो ये 1 हो, है ना, दो इंटीजर वैल्यू इसकी हो सकती है, ठीक है। तो व्हेन, जब हम इसको 0 लेते हैं तो फ्रॉम 1, एक से क्या पता चलता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका, हाँ, 2/3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इसका जो x का वैल्यू होगा इन दोनों के सम के हिसाब से 0 प्लस 0 0, यह भी 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट भी 0 है और फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 है, दोनों का सम 0 हो जाएगा, ठीक। व्हेन ये जो है यदि 1 हो तो एक से ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 1 इक्वल्स टू 2/3। तो x क्या होगा फिर यहाँ पे, इन दोनों का सम, यानी कि ये 1 प्लस 2/3 इक्वल टू 5/3। तो x का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x जो होगा, एक तो 0 है और दूसरा 5/3, तो x का सॉल्यूशन सेट होगा 0, 5/, है ना। हम यहाँ पे इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, इसके बीच जो रिलेशन है उसका यूज किए, और दूसरा क्या यूज किए, उसका जो रेंज होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है उस प्रॉपर्टी को यूज किए, है ना। और इन दोनों से हमारा इसका सॉल्यूशन सेट निकला, ठीक है। देखो इसमें कोई स्टेप में डाउट है तो फिर पूछ सकते हो, जैसे हम हर स्टेप को समझाते हुए चले हैं, और समझ चुके हो तो नोट कर लो।
इसको कहाँ नोट करना है? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ प्रॉपर्टी देखे वहां पे। अब नेक्स्ट है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, अब ये है लीस्ट। देखो, इट इज इंडिकेटेड बाय ये पैरेंथेसिस या जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हो, उससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड गिव्स इंटीजर वैल्यू ठीक है, नियरेस्ट एंड ग्रेटर देन एक्स। देखो, वो ग्रेटेस्ट था तो नियरेस्ट और स्मॉलर यूज करते थे, ये लीस्ट है, इसमें नियरेस्ट और ग्रेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज उसको क्या कहते थे, फ्लोर ऑफ एक्स, इसको सीलिंग कहेंगे।
इट इज ऑल्सो नोन एज सीलिंग और रूफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू देता है। ठीक, इफ n लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1, ठीक है, और n बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब जो है जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वह n प्लस 1 वैल्यू देगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? ये n है, ये n प्लस 1 है, और x जो है इसमें लाई कर रहा है, तो किसी भी वैल्यू के लिए यह n प्लस 1 देगा। एग्जाम्पल, ये कितना होगा? जीरो। ये कितना होगा? सोच के बोलना। 1 कितना होगा? 1। 0.45 ये कितना होगा? 1। 0.99 कितना होगा? 1। ठीक है, अब देखो -0.01 ये कितना होगा? 0। -0.45 कितना होगा? 0। -0.99 0। -2.99 -2 -2। ठीक है, क्योंकि ये देखो 0 -1 -2 -3 -2.99 कहाँ लाई करेगा? यहाँ है ना, तो उसको जंप करा के ये यहाँ पहुंचा देगा। ठीक, और 2.01 का क्या होगा वैल्यू? 1 2 कितना होगा? ठीक है, तो उसमें क्या था कि लेफ्ट वाले इंटीजर पे पहुंचाता था, है ना। जनरली लेफ्ट को हम क्या स्मॉलर समझते हैं, है ना। लेफ्ट को हम मतलब लेफ्ट जितना भी लेफ्ट वाला जो इंटीजर होगा वो स्मॉलर देन द राइट इंटीजर होगा। यहाँ पे राइट जो इंटीजर होता है वह ग्रेटर होता है ना। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन अपने ग्रेटर इंटीजर वैल्यू पे पहुंचा देता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर वाले इंटीजर वैल्यू पे पहुंचा देता है अनलेस द वैल्यू इटसेल्फ इज इंटीजर। ठीक है, अच्छा, मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया ऐसा नाम क्यों था?
नहीं यार, एक्चुअली नाम में रखने के पीछे का कुछ वजह होता है, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, उसका भी कुछ वजह है। साइंस को और मैथ मतलब मैथमेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि जो रूट कॉज होता है ना, अब देखो लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, लीस्ट वैल्यू को ग्रेटर पे पहुंचाता है, लेसर वैल्यू को रीजन होता है ना भाई, नाम रखने के पीछे कुछ खास रीजन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बात नहीं। देखो इसमें ग्राफ कहाँ शुरू करेंगे, जो भी लेसर वैल्यू है उसको जीरो पे पहुंचा देता है, जो निगेटिव वैल्यू होगा जीरो से -1 के बीच में उसको कहाँ पहुंचा देगा, जीरो पे पहुंचा देगा। इसलिए ग्राफ हम यहां शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में ये 0 से 1 की वैल्यू को ये 1 पे पहुंचा देगा, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में जो वैल्यू होगा उसको ये 2 पे पहुंचा देगा, 2 से 3 के बीच में जो वैल्यू होगा उसको ये 3 पे पहुंचा देगा, 3 से 4 के बीच में जो वैल्यू होगा उसको ये 4 पे पहुंचा देगा। -2 से -1 के बीच में जो वैल्यू होगा उसको ये -1 पे पहुंचा देगा। -3 से -2 के बीच में जो वैल्यू होगा उसको ये -2 पे पहुंचा देगा। -4 से -3 के बीच में जो वैल्यू होगा उसको ये -3 पे पहुंचा देगा। ठीक, इसका डोमेन आर और रेंज जेड, क्योंकि केवल इंटीजर वैल्यू आउटपुट मिलता। तकलीफ था, अच्छा ठीक।
नोट फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स को कैसे लिखते हैं? एक्स को आई प्लस एफ लिखते हैं ना। ठीक है, तो एक्स को ऐसे लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे दो तरीके से, या तो इसको आई प्लस वन लिखेंगे, या नहीं तो इसको ब्रैकेट एक्स प्लस वन, क्योंकि जो भी इसका जो रेंज होगा, इसके रेंज में एक जोड़ने पे वो आ जाएगा, है ना, क्योंकि यह एक वैल्यू अधिक देता है इसी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वैल्यू में एक जोड़ने पर आएगा। देखो ये तो मैच कर रहा है ना, ग्रेटर नाम है इसीलिए सीलिंग है, और उसमें लेसर वैल्यू था तो फ्लोर कहते थे, पर नाम उल्टा है। हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, विल कंपेयर इट साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसको कंपेयर भी करना है। ये वैल्यू इसके बराबर होगा यदि x जो है वह खुद इंटीजर है। नंबर 2, जो कि हम वहां लिखे हैं +1। नंबर 3, x को हम सम ऑफ
इसके रूप में लिख सकते हैं और x को हम इसके रूप में लिख सकते हैं। ऐसे लिखो ना, ऐसे। ठीक। चौथा, यदि लिस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई इंटीजर को हम जोड़ते या घटाते हैं तो वह वैल्यू जो होगा अनअल्टर्ड रहेगा। ठीक है, वेयर आई का मतलब इंटीजर। पांचवा, माइनस ऑफ एक्स का दो मतलब है। माइनस एक्स ऑफ एक्स यदि एक्स खुद इंटीजर है, और माइनस एक्स प्लस वन। प्लस क्यों? क्योंकि राइट साइड में है, यदि एक्स जो है वह इंटीजर का पार्ट नहीं है। इसके बाद यदि इसको हम सम करते हैं तो यह वैल्यू 0 देता है यदि x क्या हो, इंटीजर हो, और यह वैल्यू 1 होगा यदि x इंटीजर ना हो। उसी तरह से यदि इसको घटाते हैं यह वैल्यू 2x होगा यदि x इंटीजर हो, और यह होगा 2x माइनस 1 यदि x इंटीजर ना हो। ठीक है, आठवां प्रॉपर्टी, x यदि n से बड़ा या बराबर है तो ये इक्विवेलेंट है इस बात को कहने से कि x बड़ा है n माइनस 1 से, n इंटीजर है। x यदि एब्सोल्युटली बड़ा है तो यह इक्विवेलेंट या कहने के कि जो x होगा वह n से बड़ा है। यदि ये लेस देन इक्वल्स टू है n के, यह इक्विवेलेंट होगा कहने के कि x जो है वह लेस देन इक्वल्स टू n है। यदि ये एब्सोल्युटली लेस देन है n के तो यह एब्सोल्युटली n माइनस 1 के कम होगा।
ओके, अब 12 n plus 1 by 2 plus n plus 2 by 4 plus n plus 4 by 8 सम अप टू इंफिनिटी। यह वैल्यू 2n-1 की होता है, जहां n पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर है। 13 x plus x plus 1 by n plus x plus 2 by n प्लस और लास्ट वैल्यू x प्लस n माइनस 1 बाय n। यह होगा nx प्लस n माइनस n के। टोटल 13 प्रॉपर्टीज। ये टाइप ऑफ फंक्शन में लास्ट टाइप था।
देख लिए? चलो ध्यान दो, ध्यान दो। देखो, कोई इंटीजर वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर लीस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों ही वही वैल्यू देगा, है ना। कोई मतलब नहीं है, अगर कोई इंटीजर वैल्यू है तो इसके लिए दोनों का मतलब वही है। ठीक, ओके। हाँ, अगर वो इंटीजर वैल्यू है तो, अगर वो इंटीजर वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब उसमें एक जोड़ने पे आता है। देखो मैं समझाता हूं इसको, ठीक है। जैसे मान लो 3.45 है, तो ये वैल्यू कितना देगा? ये वैल्यू 3 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेफ्ट साइड वाला वैल्यू देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ, लेफ्ट साइड मतलब कम, ठीक है, लेसर वैल्यू। और ये बताओ ये कितना देगा? 4, है ना। यहाँ पे ये जो है इंटीजर है, ये इंटीजर तो है नहीं, है ना, है। इसमें एक इंटीजर पार्ट है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो देखो इंटीजर जो पार्ट है वह जीआईएफ है, जो जीआईएफ वैल्यू आया वही इसका इंटीजर पार्ट है ना। और यहाँ पे इसमें एक जोड़ने पे जो वैल्यू आया सो है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि जो 3.45 इज इक्वल्स टू 3.45 प्लस 1, 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, क्योंकि एक जो है उसका लेफ्ट वैल्यू दे रहा है, लेफ्ट इंटीजर दे रहा है, एक है उसका राइट इंटीजर दे रहा है। तो ऑब्वियसली जो राइट वाला इंटीजर होगा सो लेफ्ट वैल्यू से एक ज्यादा होगा, समझे। तो अगर ये इंटीजर वैल्यू होता, मान लो कि यदि हम ऐसे लिखते तो ये वैल्यू 3, यदि हम यहाँ पे 3 लिखते ये भी 3, तो इसका कहने का क्या मतलब? इसका कहने का मतलब दिस इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3। तो यदि हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों वही इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि कोई भी दूसरा रियल नंबर है जो कि इंटीजर वैल्यू नहीं है ना, तो फिर उसमें वह जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वैल्यू में एक जोड़ने पर आएगा, क्योंकि जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है वो राइट वैल्यू देता है और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो लेफ्ट वैल्यू देता है। राइट वैल्यू इज ऑलवेज 1 मोर, जो राइट वैल्यू होगा वह 1 मोर होगा। तो 1 मोर मतलब +1, समझे। इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखे हैं कि अगर वो, है ना, और यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, इफ x does not equals to z, है ना। यदि ये इंटीजर वैल्यू से के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम उसमें एक जरूर जोड़ें, ठीक है। ये वैल्यू जो होता है x, कोई भी रियल नंबर जो होता है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के बराबर होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट जो होता है वो लेफ्ट वैल्यू होता है ना। तो फॉर द मतलब लैक ऑफ इनक्लोजमेंट, कोई ऑपरेशन का इनक्लोजमेंट के लिए मेरे पास अभी सफिशियंट है नहीं, तो मैंने इस ब्रैकेट को यूज किया, मतलब इसको, है ना, कुछ अलग नाम दे दो अपने मन से। इसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ते हैं, तो इसको ये इस प्रकार से सॉल्व होता है यह, ठीक। अगर कोई इंटीजर को हम इसमें जोड़ते हैं तो उस ऑपरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंटीजर को जोड़ने और घटाने से वही वैल्यू उसको बाहर रखने से मिलता है। अगर निगेटिव होता है, ठीक है, तो निगेटिव में माइनस ऑफ, अगर वो कोई इंटीजर वैल्यू है तो उसमें माइनस साइन लगा दी, जैसे कि
अगर हम ऐसे लिखते हैं कि -3, तो वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। और या नहीं -3.45, तो वो क्या होगा, -3। ये क्या देता है, राइट वैल्यू देता है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, ऐसे कहने के बराबर होगा -3.45 +1, क्योंकि ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू -4 +1, इसलिए यहां पर ये लिखे हैं, ठीक है। ये लिखने का क्या मतलब, ये लिखने का मतलब है कि हम इसको यदि इस वैल्यू को बाहर, इसमें माइनस साइन को बाहर लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है वो राइट वैल्यू को देता है, राइट वैल्यू हमारा 4 है, ठीक है। तो यदि मतलब -4 होता है, उसमें हम यदि 1 जोड़ेंगे तब ना -3 होगा, माइनस ऑफ वो वैल्यू होगा। इसीलिए ये जो होता है निगेटिव जो होता है वैल्यू, वह राइट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से यदि दोनों को जोड़ेंगे तो यदि इंटीजर वैल्यू हुआ तो 0, और यदि कोई और वैल्यू हुआ तो 1। एग्जाम्पल यहीं पे देख लो, है ना। एग्जाम्पल जैसे कि 3.45, इसका वैल्यू 4 हुआ, और माइनस ऑफ 3.45 3 हुआ, तो -3 + 4 कितना होता है, 1, समझे। और यदि उसको इसमें से घटाते हैं तो ट्वाइस वैल्यू देगा, और यदि हम इसको इसमें मतलब इंटीजर वैल्यू के लिए, और इंटीजर वैल्यू नहीं है तो ट्वाइस -1, ठीक है। और ये सब जो ऑपरेशन है, ये इनइक्वालिटी इसका इसी तरह से निकाला गया है, ठीक है। ये वैल्यू भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको एज इट इज समझो। अब देखो हमारे पास एक है ना, एक एग्जाम्पल है जिसमें इन दोनों को एक साथ रखा गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो यहां पर हर जगह हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू या तो इंटीजर हो सकता है या इंटीजर नहीं हो सकता है। यहां भी हमारे पास 2 केस हैं, और दोनों केस से हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक। वी हैव 2 केसेस, या तो x हमारा इंटीजर होगा, केस 1, या नहीं तो केस 2, x जो होगा इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। अब यदि फर्स्ट केस को देखते हैं, यदि x हमारा इंटीजर वैल्यू है, यदि x इंटीजर वैल्यू है तो ये जो होगा इक्वल्स टू i, वेयर i जो है वह इंटीजर है। ध्यान दो तुम लोग भी, फोन है, फोन अंदर रखो, ओ घड़ी देख रहे, ठीक है। ध्यान दो इधर, यहाँ पे x के लिए सॉल्व करना, ठीक है। x दो तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ भी हम x को या तो इंटीजर मान सकते हैं या फिर कोई भी रियल वैल्यू मान सकते हैं। यहाँ पे 2 केस लेते हैं, एक केस में हम इसको इंटीजर मान रहे हैं, है ना। दूसरा केस हम बाद में लिखेंगे, पहले फर्स्ट केस पर ध्यान दो। केस 1, x हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर दोनों ही हमारा इंटीजर वैल्यू देगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से देख सकते हो। तो ये जो है सो सॉल्व कैसे होगा, i² + i², है ना, ग्रेटर देन 25,
ठीक है, तो 2i स्क्वायर ग्रेटर देन 25, i स्क्वायर ग्रेटर देन 12.5। ठीक, अब इससे हमारा यहाँ एक्स्ट्रा बेंच लगा क्या, एक मिनट, ठीक। अब देखो यहां से ये दो पार्ट में बटेगा, आई स्क्वायर है 12.5 का स्क्वायर रूट लगभग 3.5, समथिंग लाइक दैट। हाँ, हम 3.5 करके मान रहे हैं, वैसे देख लेना। ठीक है, तो आई जो होगा या तो लेस देन माइनस 3.5 होगा या आई ग्रेटर देन 3.5। ठीक है, पर आई जो है इंटीजर, यहां तो हमें आई को क्या मान के चले, इंटीजर है ना, ये तो इंटीजर है नहीं, इससे लेसर इंटीजर कौन सा है, इससे कम वाला इंटीजर कौन सा, जस्ट लेफ्ट, माइनस 3.5 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -4 है ना, लेसर मतलब लेफ्ट, तो -4। तो आई जो होगा, आई को हम क्या मान चले हैं, इंटीजर माने चले हैं, तो x हम इसको लिख सकते हैं s लेस देन इक्वल्स टू -4, ठीक ना। और यहां पे x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 3.5 के बाद जो इंटीजर होगा सो 4। तो हमारा जो इससे इंटीजर मानने से जो सॉल्यूशन सेट बना है वो बना है x बिलोंग्स टू -4 से लेफ्ट साइड, यानी -∞ टू -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, पहला केस ये हुआ, पहला केस में हम x को क्या माने हैं, पहला केस में x को हम इंटीजर माने हैं। अब दूसरा में हम x को कोई रियल वैल्यू मानेंगे। केस 2, x डज नॉट बिलोंग्स टू z, क्या, और दूसरा वे में क्या कहना हुआ, x बिलोंग्स टू r, दोनों में से कुछ भी कहें। तो इसका मतलब x जो होगा है ना वह, ठीक है, इस तरह से कहेंगे। अब ये जो है ज्यादा टर्मिनोलॉजी है, इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं i प्लस एफ। ठीक, अब ऐसे केस में हमारे पास जो ये है इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं कि i प्लस एफ इसका स्क्वायर i प्लस एफ ग्रेटर देन 25, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट मौजूद है। यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, और यहां पे हम फ्रैक्शनल पार्ट लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो देखो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका ये लेफ्ट वैल्यू देगा और ये राइट वैल्यू देगा। तो ये इंटीजर पार्ट है, लेफ्ट वैल्यू क्या है, आई इटसेल्फ है ना, तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर। और यहां पर मैं ये वाला सिंबल फिर से यूज कर रहा हूं, ये क्या होगा, आई प्लस 1, क्योंकि ये स्मॉल पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस क्या देता है, राइट वैल्यू, राइट वैल्यू क्या होगा, आई प्लस 1 होगा ना, इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 25। अब ये जो होगा इसका सॉल्यूशन आई स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस 2i प्लस 1 ग्रेटर देन 25। 25 को इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो होगा 2i स्क्वायर
प्लस 2i माइनस 24 ग्रेटर देन 0। 2 को कॉमन ले लेते हैं तो i स्क्वायर प्लस i माइनस 12 ग्रेटर देन 0 i स्क्वायर। अब ये जो होगा ये होगा i प्लस 4 i माइनस 3 माइनस 4 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, तो हमारा डिजायर्ड रीजन कौन सा होगा? एक ये और एक ये। ठीक, तो हम i के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो i जो होगा वह लेस देन इक्वल्स टू -4 और i जो होगा वह ग्रेटर देन है ना इक्वल्स टू 3। ठीक है, और यहां पर हमारा जो x है वो i प्लस f है। ठीक है, तो x जो होगा वह तो i प्लस f होगा। अब यदि उसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन इक्वल्स टू -4 प्लस f का रेंज क्या होता है? 0 से 1 और i जो होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 प्लस 0 to 1। ठीक है, तो यहां जो है x, अब देखो लेस वैल्यू 0 होगा यहां, है ना, तो x लेस देन इक्वल्स टू -4। ग्रेटर देन द मोस्ट यानी कि हायर वैल्यू क्या है? 1 है, x लेस देन इक्वल्स टू 4। यहां से भी वही आ रहा है ना, तो यहां भी x का सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -∞ to -4 यूनियन 4 to ∞। x के रियल वैल्यू के लिए भी x के रियल वैल्यू कोई सा भी जो कि इंटीजर नहीं है और x के इंटीजर वैल्यू के लिए भी हमारा सेम सॉल्यूशन सेट आ रहा है। ठीक, समझे? ध्यान से देखो इसको, ये सवाल दोनों केस में हम किस तरह से इसको सॉल्व किए हैं। ये केस फिर से समझो। यदि x इंटीजर वैल्यू नहीं है तो x क्या है? इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का सम है। इंटीजर पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। जनरली इंटीजर पार्ट को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हैं। तो x इक्वल्स टू i प्लस f, चूंकि हम ये बार बार यूज नहीं कर सकते हैं इसलिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन i लिए हैं वैसे हम यहाँ पे i प्लस f लिए हैं। ठीक है, हमारा दिया गया क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि हम इसको ब्रैकेट x प्लस पैरेंथेसिस x इसका स्क्वायर प्लस पैरेंथेसिस x का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 25 है। तो हम वही किए हैं, यहाँ पे x को i प्लस f लिखे हैं और ब्रैकेट ऑफ i प्लस f होल स्क्वायर प्लस पैरेंथेसिस ऑफ i प्लस f होल स्क्वायर ग्रेटर देन 25। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू i प्लस f का क्या होगा? i ग्रेट और लीस्ट इंटीजर वैल्यू i प्लस f का i प्लस 1। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर किए, है ना। ये इनक्लोजिंग को यदि हम एक्सपैंड करते हैं तो ऐसे आता है। तो हमारा जो इनइक्वालिटी है इस प्रकार से आ रहा है। 2 को कॉमन लिए, 2 को ट्रांसपोज किए, ठीक है, तो i स्क्वायर प्लस i माइनस 12, तो i प्लस 4 i माइनस 3, तो हमारा वैल्यू क्या है? -4 और 3।
तो जो रेंज आ रहा है वो -4 से लेफ्ट और 3 से अधिक, ठीक है। पर ये आई है, हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? एक्स के लिए कर रहे हैं। सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? एक्स के लिए। तो एक्स इक्वल्स टू आई प्लस एफ। तो यहां भी जो होगा एफ हम इसमें जोड़ेंगे, और एफ का रेंज क्या होता है? 0 से 1। तो यदि हम लेस देन इक्वल्स टू लिखते हैं, लेस देन इक्वल्स टू -4 लिखते हैं, तो एफ का जो लेसर वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0। इसलिए हम इसमें 0, अगर हम -4 में 0 जोड़ते हैं तो इतना होता है, -4 ही रहेगा, ठीक है। और यदि हम 3 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो ये 4 होता है। देखो हमको खुद ही इसमें ना जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअली ना इस प्रकार से आना चाहिए था आइडियली, क्योंकि 1 क्या है? यहां पर 1 क्या है? यहां पर मैंने इसको एक्सक्लूड किया 1 को, तो ये कुछ भी होगा ना तो ये इस प्रकार से 3.9999 समथिंग करके होना चाहिए, लास्ट में भी 9 होना चाहिए था, ठीक है। तो वहां पर वो आंसर आएगा, तो यहां पर मेरे हिसाब से ऐसा आंसर आना चाहिए, पर उसमें ऐसा आंसर नहीं था। उसमें दोनों हिसाब से यही आंसर दिया, एक ही आंसर दिया जहां से मैंने ये सवाल लिया, ठीक है। अब देखो ये तो निश्चित रूप से कह रहा है कि जो इंक्लूड कर लेंगे, यदि ये इंटीजर पार्ट होगा तो निश्चित रूप से 4 इंक्लूड करके हम इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। यदि ये रियल वैल्यू होगा तो ग्रेटर देन 3.999 करके होगा, यानी लगभग ये 4 के पास से होगा। जबकि यहाँ पे हम इसको हम यूज कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, 4 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे यदि ये रियल पार्ट करके, ठीक है। पर सॉल्यूशन जो उसका आंसर था एक्चुअली यही था, तो हम इसीलिए है ना सो उसको वहां पर ऐसे बताए, ठीक। तो इंटीजर पार्ट के लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट है, और फ्रैक्शन मतलब वो रियल यानी कि जो भी अगर इंटीजर नहीं है उसके लिए हमारे पास वो वैल्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे ये समझे 1 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी होगा ना थोड़ा सा कम ही वैल्यू होगा यहाँ पे गटर में से, तो 4 जो होगा वह एक्सक्लूडेड होगा। ये अच्छा सवाल है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर को एक साथ रख के तब उसको सॉल्व किया है। इस सिंबल को ना मैं जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया हूं, क्योंकि ये जो है सो अब देखो यहाँ पर मैं यदि ये यूज करता, कर्ली ब्रैकेट यूज यानी ब्रेसेस यूज करता, तो फिर कंफ्यूजन हो सकता था। चलिए ये सिंबल नहीं होगा, ये मत लिखो, क्योंकि जेड इज ए सबसेट ऑफ आर, तो लिखना गलत होगा। जेड इज ए सबसेट ऑफ आर,
अब है ऑड एंड इवन फंक्शन। फाइव का स्कोर होता है 1225। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑड एंड इवन फंक्शन। क्या? ऑड एंड इवन फंक्शन। पहले ऑड फंक्शंस। The function f of x is said to be as odd function if f of minus x equals to minus f of x for all x belongs to real number। ठीक है,
graph of an odd function is symmetric about origin ब्रैकेट में एग्जाम्पल y equals to x ठीक y equals to minus x y equals to x cube y equals to minus x cube y equals to sin x
ग्राफ ऑफ जी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हो गया, लिख लिए।
जल्दी जल्दी लिखो। हाँ तीनों, ये तीनों जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? बात करने से इफिशियंसी कम हो जाएगी लिखने की। सेपरेट करना पड़ेगा। बर्दाश्त ही नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कैसे बात किए बिना रह रहे हैं। रिशु क्यों इतना बात करते हैं? सुनो देखो इधर, ऑड एंड इवन फंक्शन। कोई फंक्शन जो है, ठीक, वो ऑड कब कहा जाएगा? यदि हम उसमें x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ठीक, यानी कि यदि हम प्री इमेज को नेगेटिव करते हैं तो हमारा इमेज नेगेटिव हो जाए। समझ पा रहे हो? x की वैल्यू नेगेटिव कर रहे हैं तो पूरा का पूरा f ऑफ x क्या हो रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन। ठीक है, यहां पे ग्राफिकली अगर कोई ऐसे रिप्रेजेंट करे और कहे कि इसमें बताओ कौन सा ऑड फंक्शन है, तो याद रखना कि ग्राफ जो होता है ऑड फंक्शन का वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन क्वाड्रेंट। तो डायगोनली अपोजिट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट है तो थर्ड में, ठीक है, सेकेंड है तो फोर्थ में। अगर कोई भी ग्राफ इस तरह से सिमेट्रिक देखते हो कि फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्रिक है, और सुनो, फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्रिक है, सेकेंड और फोर्थ में सिमेट्रिक है, तो ऐसे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जिस फंक्शन का, उस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स जो है, यह जो फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्रिक है ना, ये इस प्रकार से जा रहा है इन्फिनिटी तक और ये इस प्रकार से जा रहा है। तो ये ओरिजिन के अबाउट जो है ना, मिरर जो है सो हो रहा है, यानी फर्स्ट और थर्ड में। यहाँ भी ओरिजिन के अबाउट मिरर हो रहा है, यानी कि y इक्वल टू माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरफ जा रहा है। y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस प्रकार से ग्राफ होगा। ठीक, पॉजिटिव साइड में इस तरफ से और नेगेटिव साइड में इस तरफ से, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है, ये सेकेंड और फोर्थ में सिमेट्रिक है। y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। साइन एक्स, इस तरह से बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसको तुम लोग ऑड और इवन में कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे कि साइन है और कॉसेक, साइन और कॉसेक दोनों ही क्या होगा? दोनों ही ऑड होगा। ठीक है, जहां पे भी वो डिफाइंड है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब हम कॉसेक और जो ये जो रेसिप्रोकल वाला जो होता है कॉसेक, कॉट और सेक, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखा जाता है कहाँ पर वो डिफाइन किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे साइन जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? सिमेट्रिक है ना। यहाँ पे जो ग्राफ इस प्रकार से है उसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में मिरर करेंगे तो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, जो इवन फंक्शन की बात करें तो इवन फंक्शन जो होता है उसमें यदि हम प्री इमेज को नेगेटिव करते हैं तो भी इमेज वही होता है। ठीक है, जो फंक्शनल वैल्यू है वह x के नेगेटिव या पॉजिटिव पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। समझे? तो इस प्रकार से जो ऐसा फंक्शन होगा जिसमें f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो उसको इवन फंक्शन कहेंगे। ग्राफिकली ऐसा जो फंक्शन होगा वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। दूसरा तरीका कैसे समझेंगे कि कोई भी ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन
इवन फंक्शन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, करेगा ना। कोई भी ऐसा है ना, जैसे कि ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y इक्वल टू मॉड x, ठीक। और दूसरा तरीका ऐसे करने की y एक्सिस के सिमेट्रिक है, cos x का जो ग्राफ होता है वह 0 पे मैक्सिमम 1 होता है, और उसके बाद इधर भी ये डिक्रीज होता है, इधर भी ये डिक्रीज होता है, तो y एक्सिस की ये क्या है, सिमेट्रिक है ना। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, एक बजे तक है ना क्लास, 1 बजे तक रखो। देखो 1 बज गया, अरे लिखो ना प्रॉपर्टीज, छोड़ दें। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन है, एक दो एग्जांपल है, ठीक है। बस प्रॉपर्टीज कर लो, एग्जांपल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर्टीज लिखो ना, 6 प्रॉपर्टीज है, लिखो लिखो। देखो पहला प्रॉपर्टी, ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। पहला है ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन देना, ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन इक्वल्स टू इवन फंक्शन इनटू इवन फंक्शन इक्वल्स टू इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन इक्वल्स टू इवन फंक्शन इनटू इवन फंक्शन इक्वल्स टू इवन फंक्शन। हाँ लास्ट में इक्वल्स टू, यानी ऑड ऑड का प्रोडक्ट और इवन इवन का प्रोडक्ट इवन होता है। सिंपली एक लाइन में कहें तो ऑड ऑड का प्रोडक्ट और इवन इवन का प्रोडक्ट इवन होता है। अरे सेम जो होता है ना, ऐसे ऑड ऑड इंटू ऑड इक्वल्स टू इवन इंटू इवन इक्वल्स टू इवन, समझे। नेक्स्ट, जैसे ने पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ओके नेक्स्ट। सेकेंड, ऑड ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन इक्वल्स टू ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन इक्वल्स टू ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन इक्वल्स टू ऑड फंक्शन। तीसरा, every function y equals to f of x can be expressed as the sum of an even function and an odd function, यानी कि हर फंक्शन को हम इवन और ऑड के सम के रूप में लिख सकते हैं। हो गया। चौथा, द डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन, द डेरिवेटिव पढ़ेंगे इसके बारे में। द डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ जो इवन होगा वो क्या होगा, ऑड होगा, ठीक। ओके, फिफ्थ एंड लास्ट, नहीं लास्ट नहीं, उसके बाद सेकंड लास्ट, द स्क्वायर ऑफ एन इवन और एन ऑड फंक्शन, द स्क्वायर ऑफ एन इवन और एन ऑड फंक्शन is the square of an even or an odd function is, पहला सही बताओ क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी जैसा ही है, क्या होगा, देखो इवन फंक्शन।
ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, द ओनली फंक्शन विच कैन बी आइदर इवन और ऑड is y equals to f of x equals to 0, है ना। जीरो आइदर, उसको दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, इवन या ऑड दोनों कर सकते हैं।